इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में आपका पुनः स्वागत है। अब हम अग्रसर हो रहे हैं तीसरे भाग की तरफ। गत व्याख्यान में इस शीर्षक से संबंधित आय की गणना की विभिन्न धाराएं जो आयकर अधिनियम में इस शीर्षक से संबंधित है, हमने उनके बारे में बात की। हमने गणना का सामान्य प्रारूप एवं म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज से संबंधित छूट के सामान्य प्रावधानों को समझने का प्रयास किया। अब इस आय की गणना हेतु विस्तृत व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन। आयकर अधिनियम में इस शीर्षक में आय की गणना हेतु इस अध्याय को हम निम्नलिखित 6 श्रेणियों में विभाजित करेंगे। नंबर 1, लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसा मकान जिसे किराए पर दिया गया हो। नंबर 2, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द ओनर, यानी एक ऐसी मकान संपत्ति जिसको उसके स्वामी द्वारा वास्तव में उपयोग नहीं किया जा रहा है। नंबर 3, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, स्वयं के रहने का मकान। नंबर 4, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, एक ऐसी मकान संपत्ति जिसका एक भाग किराए पर दिया गया हो और एक भाग स्वयं के रहने के प्रयोग में आ रहा हो। नंबर 5, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसी मकान संपत्ति जिसको किराए पर दिया गया मान लिया गया है। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट, कोई भी बकाया किराया जब वो वसूल हो जाए और न वसूल हुआ किराया, डूबत किराया जिसको कह सकते हैं, इससे संबंधित प्रावधान। तो हम इस संपूर्ण अध्याय को इन 6 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। उनमें से कुछ प्रावधान इस व्याख्यान में और कुछ अगले आने वाले और व्याख्यानों में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी ऐसी मकान संपत्ति जिसको किराए पर दिया गया हो। उसके आय की गणना करने के लिए हम एक प्रोफॉर्मा, जिसके बारे में पिछले अध्याय में भी डिस्कशन हो चुका है, उसको एक बार पुनः अपने दिमाग में लाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, ओनर का नाम लिख दीजिए। फॉर द असेसमेंट ईयर, जैसे वर्तमान में असेसमेंट ईयर 2020-21 चल रहा है, लिख दीजिए। सबसे पहले हम ज्ञात करना सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में GAV कहेंगे। इसमें से घटा दिया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। इससे संबंधित नियम हम गत व्याख्यान में विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। तब हमारे पास में आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू NAV। इसमें से धारा 24 के अंतर्गत दी जाने वाली 2 कटौतियाँ, उपधारा A और B। उपधारा A में स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, जिसको स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कहा जाएगा, वैधानिक कटौती भी कहा जाएगा, NAV के 30% के बराबर दी जाएगी। अगर NAV 0 है या नेगेटिव है तो इसे देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उधार ली गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। इन दोनों को घटाने के बाद में जो भी बचेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है।
किराए पर दी गई संपत्ति के नियमों को जारी रखते हुए सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम, बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट चार्ज्ड ऑन द रेंट अर्नड from house property but on the inherent earning capacity of the house property। सामान्यतः आयकर आय पर लगाया जाता है, परंतु मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर एक मकान संपत्ति से कमाए गए किराए पर न लगाया जाकर उस मकान की आय कमाने की क्षमता पर कर लगाया जाता है। सच अर्निंग कैपेसिटी इज टर्म्ड एज एनुअल वैल्यू। उस मकान संपत्ति की आय कमाने की इसी क्षमता को वार्षिक मूल्य के नाम से बुलाया जाता है। एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड कंसिडरिंग द फैक्टर्स एक्सप्लेन्ड बिलो। वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिन तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है वो निम्न प्रकार है। नंबर 1, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, वास्तव में प्राप्त होने वाला किराया, शॉर्ट में इसको ARR के नाम से बुलाएंगे। एनी सम रिसीवेबल एज रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर इज एन एविडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। किसी भी मकान संपत्ति का प्राप्त होने वाला हो सकने वाला किराया यानी गत वर्ष में जो किराया प्राप्त होना चाहिए वह इस बात का सबूत है जो उस मकान संपत्ति की आय अर्जन क्षमता को बताता है। सच एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज टू बी कंप्यूटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। इस प्राप्त किराए की गणना अर्जन आधार पर एक्रूअल बेसिस पर की जाएगी, यानी प्राप्त हो या ना हो वास्तव में, परंतु यदि कमा लिया गया है तो यह गणना में शामिल होगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक मकान के स्वामी ने 10,000 रुपये प्रति माह के आधार पर अपना मकान किराए पर दिया। 1 अप्रैल 2019 को किराएदार ने 10 माह का वेतन चुकाया है, परंतु अभी 2 माह का वेतन नहीं चुकाया है। आयकर के दृष्टिकोण से ARR 10,000 × 12 यानी 1,20,000 रुपये लिया जाएगा, न कि वास्तव में प्राप्त 10,000 × 10 1,00,000 रुपया। However, where tenant pays rent which is insufficient by benefits provided by the owner of the property, such rent must be disintegrated to determine actual rent। यानी अगर मान लीजिए मालिक द्वारा प्राप्त किया गया किराया उस मकान संपत्ति से संबंधित दी गई सुविधाओं से कम हो तो उस केस में एक्चुअल रेंट को डिसइंटीग्रेटेड यानी उसको अलग कर दिया जाएगा, उसको गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी डी फैक्टो रेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको गणना में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा। डी फैक्टो रेंट यानी वास्तव में प्राप्त किराया, उसकी ये टेक्निकल टर्म है, दैट इज इक्वल टू ARR माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज़। मान लीजिए मकान मालिक द्वारा किराया लिया जा रहा है 2,000 रुपये प्रति माह और उसको मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही है। बिजली का बिल ही 2,000 रुपये आ गया, पानी का बिल 500 रुपये आ गया, किराया प्राप्त हो रहा है 2,000 रुपये और खर्चा हो रहा है 2,500 रुपये का, तो यहाँ पर वास्तविक किराए को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट: while computing actual rent receivable, outstanding rent shall be considered, but advance rent received during the financial year is not to be considered। बकाया किराया
यदि कोई भी हो, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण में बात की थी, 2 माह का किराया बकाया था, उसको तो सम्मिलित किया जाएगा, गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए। परंतु गत वर्ष में यदि कोई अग्रिम किराया प्राप्त होता है तो उसको सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सकल नगरपालिका मूल्य। यह सकल शब्द काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसको सकल इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें शुद्ध म्युनिसिपल वैल्यू दी जाती है। इट मीन्स द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाई म्युनिसिपलिटी ऑन विच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स। यह वह मूल्य है जिस पर एक नगरपालिका म्युनिसिपल टैक्स लगाती है। Such valuation may also be taken as evidence of earning capacity of a property. इस मूल्य को भी उस मकान संपत्ति के अर्जन क्षमता के एविडेंस, प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। इन मेट्रो सिटीज़, दैट इज़ चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ में म्युनिसिपल अथॉरिटीज चार्ज टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू आफ्टर गिविंग ए डिडक्शन फॉर रिपेयर्स बीइंग 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड एन अलाउंस फॉर सर्विस टैक्सेज लाइक सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स एटसेट्रा एज ए परसेंटेज ऑफ नेट म्युनिसिपल वैल्यू। इन मेट्रो सिटीज़ के अंदर म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ 10% रिपेयर हेतु और सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स आदि के लिए जो सेवा कर लगाए जाते हैं उनको घटाने के पश्चात जो शुद्ध नगरपालिका मूल्य बचता है उस पर नगरपालिका कर लगाने का प्रावधान करते हैं। Hence, the relation between gross municipal value and net municipal value can be concluded as under. In metro cities, net municipal value is equal to gross municipal value minus 10% of gross municipal value minus sewerage, water tax, etc. as a percentage of net municipal value. यानी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में से 10%, ये केवल मेट्रो सिटीज़ पर लागू होगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का म्युनिसिपल टैक्स लगाया जाता है और सीवरेज, वाटर एटसेट्रा के लिए जो टैक्स लगाया जाता है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतिशत के रूप में हो सकता है और वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू का होता है। हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखकर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि वही हमारे आयकर अधिनियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। इन नॉन मेट्रो सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ नहीं है उनके अतिरिक्त बाकी सभी शहरों में बहुत ही साधारण है क्योंकि वहाँ पर इस तरह से कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को ही नेट म्युनिसिपल वैल्यू माना जाता है। इसलिए साधारणतया इसे म्युनिसिपल वैल्यू यानी नगरपालिका मूल्य के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 3, फेयर और नोशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मकान का उचित किराया। फेयर और नोशनल रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी मीन्स रेंट fetched by a similar property in the same or similar locality. उचित किराए का अर्थ है वैसी ही मकान संपत्ति को अगर उसी लोकेलिटी में या उसके आसपास की लोकेलिटी में किराए पर दिया जाता है तो उससे प्राप्त हो सकने वाला किराया। दो टू प्रॉपर्टीज़ माइट नॉट बी एग्जैक्टली सिमिलर, हालांकि दो संपत्तियां एकदम एक जैसी होने की संभावना नहीं होती है, स्टिल इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रेंट रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। परंतु फिर भी उस संपत्ति से उचित रूप से कितना किराया एक्सपेक्ट किया जा सकता है, संभावित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, इस बात की सूचना हमें मिल जाती है।
An inflated or deflated rent due to emergency, relationship and such other conditions need to be adjusted to determine fair rent. उचित किराए को ज्ञात करने के लिए जिन समायोजनों को करने की आवश्यकता है उनमें इमरजेंसी यानी आकस्मिकता, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी और इसी तरह की कुछ अन्य परिस्थितियाँ। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपना मकान 2,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर दिया, जबकि उसी लोकेलिटी में उतनी सुविधाओं वाला एक मकान 10,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर आराम से दिया जा सकता है। वो 2,000 रुपये उसने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर उसका एक बहुत ही परम मित्र किराए पर रहने के लिए आया है, तो उस मकान संपत्ति का उचित किराया 10,000 रुपये लिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अ प्रॉपर्टी वाज लेट आउट टू ए फ्रेंड। एक मित्र को एक संपत्ति किराए पर दी गई। ए मंथली रेंट ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपये प्रति माह के किराए पर, विच माइट बी लेट आउट टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ ₹2,500 पर मंथ। यदि यह संपत्ति किसी अन्य को किराए पर दी जाती तो 2,500 रुपये प्रति माह किराया प्राप्त हो सकता था। इन सच केस फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी ₹2,500 पर मंथ। इस दशा में 2,500 रुपये प्रति माह को उचित किराया माना जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट which a person can legally recover from his tenant under the Rent Control Act, prevailing in the state in which the property is situated. यदि किसी राज्य में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है तो उस किराया नियंत्रण अधिनियम में मकान मालिक को जो अधिकतम किराया अपने किराएदार से कानूनी रूप से लेने का अधिकार होता है उसे हम स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया कहते हैं। A landlord cannot reasonably expect to receive from a tenant any amount more than standard rent. कोई भी मकान मालिक कानूनी रूप से मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट से अधिक किराया कभी भी वसूल करने के बारे में साधारणतया नहीं सोच सकता। Accordingly, it can be concluded that if the property is covered by Rent Control Act, यानी हम यह कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, सारांश रूप में कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई संपत्ति किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आती है, देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। वहाँ पर RER कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर यह ज़्यादा होता है तो हमें RER को घटाकर स्टैंडर्ड रेंट के बराबर लाना होगा। Important note: reasonable expected rent cannot exceed standard rent but can be lower than standard rent। यानी हम पुनः उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मानक किराया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट साधारणतया संभावित किराए से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन साधारण किराया जो किसी भी मकान संपत्ति के लिए प्राप्त होने लायक है, एक्सपेक्टेड है, वह स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है। इन चारों प्रकार के किरायों को जान लेने के पश्चात अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम जानना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है स्टेप नंबर 1 में RER, कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग हायर ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें RER ज्ञात करना है जो इन दोनों राशियों में से जो अधिक होगा उसके बराबर होगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, नगरपालिका मूल्य, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मकान का उचित किराया, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसे हम RER कहेंगे।
हम ये जान चुके हैं। नोट नंबर 1, RER कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। RER कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वह ज़्यादा है तो हम RER को स्टैंडर्ड रेंट के बराबर ही मान लेंगे। नोट नंबर 2, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल लेटिंग वैल्यू। RER को ALV के नाम से भी बुलाया जाता है, यानी किसी भी मकान की वार्षिक किराया मूल्य, यानी जिस मूल्य पर संभावित रूप से किसी मकान को आसानी से किराए पर दिया जा सके। जब एक बार RER ज्ञात कर लिया जाता है तब स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जिसको हम ARR कहेंगे। वास्तव में प्राप्त और प्राप्य, यानी यदि कोई ड्यू हो गया और प्राप्त नहीं हुआ गत वर्ष में, फॉर द ईयर, पूरे वर्ष के लिए, लेस करंट ईयर अनरियलाइज्ड रेंट, यदि गत वर्ष का कोई भी न वसूल हुआ किराया है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, अनरियलाइज्ड रेंट को घटाने से संबंधित कुछ स्पष्ट प्रावधान शर्तों के साथ दिए गए हैं रूल 4 में, नियम 4 में, जिनको हम आगे इसी व्याख्यान में अलग से डिस्कस करेंगे। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से, यानी ARR में से अनरियलाइज्ड रेंट अगर कोई है तो उसे घटा दिया जाएगा। स्टेप 3, कंपेयर द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी RER और ARR, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसे हम ले लेंगे। वेयर देयर इज वैकेंसी एंड ओइंग टू सच वैकेंसी द ARR माइनस UR, यानी स्टेप नंबर 2, इज लेस देन RER, यानी मान लीजिए मकान गत वर्ष में खाली रहा हो और ARR माइनस UR RER से इसलिए कम है क्योंकि मकान गत वर्ष में किसी समय खाली रहा था और उस कारण से न तो कोई किराया देय हुआ और न प्राप्त हुआ। देन ARR माइनस UR कंप्यूटेड इन स्टेप 2 विल बी ट्रीटेड एज GAV। तो इस दशा में, केवल इस दशा में, जब मकान खाली रहा हो और ARR माइनस UR खाली रहने के कारण RER से कम हो, तो ARR माइनस UR को GAV माना जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक मकान 10,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर दिया गया, तो उसका ARR, वास्तव में प्राप्त या प्राप्य होने वाला किराया गत वर्ष का 1,20,000 रुपये होगा। मान लीजिए उसकी म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 रुपये है और उसका उचित किराया 1,00,000 रुपये है। स्टेप नंबर 1 में हम RER पता लगाएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 रुपये, उचित किराया 1,00,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, यानी 1,00,000 रुपये को RER के नाम से बुलाएंगे। अब वास्तव में प्राप्त किराया 1,20,000 रुपये है। अगर और कोई बात नहीं हो तो RER 1,00,000, ARR 1,20,000, दोनों में से 1,20,000 रुपये अधिक है, अतः इसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। परंतु हम UR अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड, इन दोनों को भी साथ में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए गत वर्ष में 10,000 रुपये किराया डूब गया, न वसूल हुआ किराया है, और यह मानते हुए कि नियम 4 की सभी शर्तें पूरी हो रही है, तब हमारी गणना इस प्रकार हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 तो वही 80,000 म्युनिसिपल वैल्यू और उचित किराया फेयर रेंट 1,00,000 रुपया, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसको हम RER कहेंगे 1,00,000 रुपया। और यहाँ पर अब वास्तव में प्राप्त किराया 1,20,000 में से 10,000 रुपया डूब गया है, नियम 4 की सारी शर्तें पूरी हो रही है, तो 1,10,000 रुपये ARR कहलाएगा।
1 लाख और 1,10,000, इन दोनों में से 1,10,000 रुपये ज़्यादा है, उसको GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम से बुलाया जाएगा। इसी उदाहरण को जारी रखते हैं। मान लीजिए गत वर्ष में अप्रैल और मई 2 माह के लिए वह मकान खाली रहा। इस कारण से वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया 1,00,000 रुपया हुआ। उसमें भी मार्च महीने में 10,000 रुपये का किराया डूब गया, तो वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया 90,000 रुपये हुआ। अगर इस मकान का RER 1,00,000 रुपया हो और ARR 90,000 रुपये हो तो और कोई परिस्थिति नहीं होती तो हम 1,00,000 रुपये को GAV मान लेते। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि जो ARR है 90,000 रुपये वो क्यों है, कहीं वैकेंसी के कारण तो नहीं है। तो एक बार हम वैकेंसी पीरियड अप्रैल और मई का 2 माह का किराया इसमें जोड़ कर देखेंगे। 90,000 में जैसे ही 2 माह यदि मकान खाली नहीं होता तो ये राशि हो जाती है 1,10,000 रुपया। और 1,10,000 रुपया क्योंकि 1,00,000 रुपये से अधिक है, अतः हमें इस परिस्थिति में ARR माइनस UR को ही GAV मानना है, क्योंकि यहाँ पर ARR अगर कम है तो वो कम वैकेंसी के कारण है। ध्यान रखिए, ये जो 2 माह का खाली पीरियड था उसका किराया जोड़ा है हमने केवल गणना करने के उद्देश्य से, अदरवाइज़ इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यानी 1,10,000 रुपये का उपयोग हमें कहीं नहीं करना है, उसको केवल एक बार 1,00,000 रुपये से कंपेयर कर लीजिए। और कंपेयर करने पर क्योंकि 1,10,000 रुपये ज़्यादा है तो हमको पता लग गया कि ये 90,000 रुपये जो वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया है वह कम इसलिए क्योंकि 2 माह मकान खाली रहा। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया ARR 90,000 है, RER 1,00,000 रुपया है, तो भी 90,000 को ही GAV माना जाएगा। हम एक प्रोफॉर्मा में इसको रखकर देखते हैं। कंप्यूट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले हम RER पता लगाएंगे, जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जिनको हमने यहाँ पर A और B के नाम से बुलाया है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसको हमने कैपिटल A के नाम से बुलाया है। यह हमारा RER है। RER कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर यह ज़्यादा है तो हम इसको स्टैंडर्ड रेंट के बराबर ले आएंगे और उसी को RER के नाम से बुलाएंगे, जिसको हमने यहाँ पर C के नाम से इंडिकेट किया है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट को घटा देंगे, तब हमारे पास में ARR माइनस UR आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर D के नाम से बुलाया है। C और D दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। परंतु फोर्थ स्टेप, हाउएवर वेयर ARR माइनस UR इज़ लोअर, यानी ARR माइनस UR कम है ड्यू टू वैकेंसी, मकान खाली रहने के कारण, then ARR माइनस UR computed in step 2 will be treated as GAV। केवल इस एक परिस्थिति में हम कम होने के बावजूद ARR माइनस UR को ही GAV के नाम से बुलाएंगे। अब हमें रूल 4, जिसमें अनरियलाइज्ड रेंट को कब घटाना स्वीकृत होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। Unrealized rent of current year shall be deducted in full from actual rent receivable provided the following conditions are satisfied. The tenancy is bona fide, यानी किराएदारी वास्तविक है, दिखावटी नहीं है। Number 2, the defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property। दूसरी शर्त यह है कि उस किराएदार जिसके कारण से आपका किराया डूब रहा है, आपने उससे अपनी मकान संपत्ति खाली करवा ली है या वो सभी उचित कानूनी कदम उठा लिए हैं उस मकान संपत्ति को खाली करवाने के लिए। नंबर 3, द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। उस किराएदार के पास में कोई भी करदाता की अन्य मकान संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके कब्जे में, उसके पोजीशन में, उसके ऑक्यूपेशन में। द एसएससी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट।
जो किराया अनपेड है, बकाया है, नहीं चुकाया गया है, उसको वसूल करने के लिए करदाता ने जितने भी उचित कदम होते हैं वो सारे कानूनी उचित कदम उठा लिए हैं और हैज़ सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर, या उन्होंने निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर दिया है कि लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी वर्थलेस, कि जो कानूनी प्रक्रिया अगर हम अपनाएंगे तो वह बेकार होगी। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को हमने किराए पर मकान दिया था उसकी मृत्यु हो गई हो तो उस पर मुकदमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है और किराया वसूल नहीं हो सकता। तो इस परिस्थिति को यदि आपने निर्धारण अधिकारी को समझा दिया है तो ये चारों शर्तों के पूरा हो जाने पर अनरियलाइज्ड रेंट को ARR में से कम कर दिया जाएगा और यह अनरियलाइज्ड रेंट गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए। गत वर्ष से पूर्व के संबंधित वर्षों का अनरियलाइज्ड रेंट घटाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।